हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10वीं क्लास है और आपका 10वीं क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर चल रहा है संघवाद, यानी कि फेडरलिज्म। हम फेडरलिज्म को आपका पढ़ रहे थे कि आखिर में आपका संघवाद क्या है, इसको हम देखने का प्रयास करें। तो कल हम जो था संवाद में बहुत सारी चीजों को पढ़ा कि डेमोक्रेसी किस प्रकार की है, कैसा लोकतंत्र है, क्या कुछ है। ठीक, तो कल हम देख रहे थे भाषा नीति और राज्यों के संबंध। ठीक, तो हमने हमने देखा कि शुरुआत तौर में एक आपका कमीशन बनाया गया था और उस कमीशन में यह सुनिश्चित किया गया कि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। लेकिन बहुत फिर बाद में उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी कि भाई अगर हम लोग भाषा के आधार पर राज्य बनाने लगे तो हमारा देश आपका विखंड भागों में टूट जाएगा, छोटे छोटे भाषा पार्टों में। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे में ऐसे कोई विखंड ना पड़े। तो जब हमने अध्ययन किया तो 121 लगभग हमारे यहाँ ऐसे रीजनल लैंग्वेज निकली। अगर हम इनके आधार पर स्टेट बनाएंगे तो 121 स्टेट बनना है, लेकिन हमारे यहाँ 28 है। तो ऐसे में देखते हुए ऐसा सुनिश्चित किया गया कि सबको क्या हो, हम इस तरीके से अपने संघवाद को चलाएं, अपने संघ को चलाएं, जिससे कि हम ये महसूस कर सकें कि लोगों में विविधता की पहचान जो है, उस विविधता का सम्मान हो, विविधता के रूप में हम चीजों को, डाइवर्सिटी को संभालें, उसको प्रिजर्व करें, उसी स्थिति से हम देश चलाएं। ऐसा प्रयास जो है हमारा किया गया और उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या काम किया, इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो रीजनल लैंग्वेज थी उनको हमने देखा। तो ओवरऑल 121 हमारे पास रीजनल लैंग्वेज थी। इनमें से केवल हमने 22 को ही क्या दिया, आपका क्लासिक मतलब जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल उनको सपोर्ट दिया। जो हमारी 8वीं शेड्यूल है, हमने 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा। क्लियर है। और हम कह सकते हैं कि इन 22 भाषाओं में आप परीक्षा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। ठीक, अब आप मैंने हिंदी का आपको डेटा बताया था कि 43.63%, और बोलो उसको मान लिया जाए कि जानते हैं, कुछ करते हैं, लगभग 50 से 60% लोग हिंदी जानते हैं, बाकी अदर लैंग्वेज को जानते हैं। अब आप लोग पढ़िए कि कौन कौन सी अदर लैंग्वेज है। देखिए मैंने कल आपको बताया था, डाउट कोई क्वेरी किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो आप एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आप, हो गया, आगे बढ़े, देख लिया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आजकल ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। तो कब आई राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट है, वो कब आई थी? 1 नवंबर 1956 को। आपने दौर में, कह रहे अपने दौर में, अपने तरीके से इन्हें राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन में एकदम बदलाव था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तो इस देश में प्रांत बनेंगे और भाषा के आधारों पर प्रांत का गठन किया जाए। बात क्या हुई थी कि देश आजाद होगा, उसमें प्रांत, प्रांत का मतलब होता है राज्य, और उन पर आधार पर क्या होगा, प्रांतों पर वहां गठन किए जाएंगे। जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो इसका बंटवारा हो गया। बंटवारा, भारत और पाकिस्तान। उससे पहले हमसे बांग्लादेश दूर जा चुका था, उससे पहले हमसे म्यांमार जो था, बर्मा जो था, दूर जा चुका था 1935 में। विभाजन धार्मिक आस्था के पुरातन जड़ का परिमाण था। और विभाजन क्या था? धार्मिक आस्था के आधार पर ही हुआ था। पुरातन अवस्था कोई ऐसी चीज, भाषा के आधार पर अब कितने विभाजन हो, नेहरू और पटेल के नाम से इसका गोंदा था। बहरहाल भारत की एकता में कमजोर करने की जगह भारत के आधार पर कठिन राज्यों ने एकता को मजबूत से करने की मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली भाषा अथवा तमिल और गुजराती जैसी दो भाषाओं को पहचानता था आसानी से। कैसी थी? दो भाषा थी जिनको वो आसानी से पहचानता था, ठीक, और उनको देखते थे।
भाषावार राज्य के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। तेलुगु, मराठी बगैर बोलने वाले भावनाओं का ख्याल ना रखा। यहाँ कुछ स्थिति प्रकार थी और इस भाषा को भी हम देखने को ही मिला। भाषा और स्थिति कैसी थी? बिल्कुल अलग थी। भारत में विकेंद्रीकरण सरकार, हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकार दो अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब देखिए। चलिए पहले एक बार थोड़ा सा पीछे देखिए। यहां तक हमने पढ़ा कि पुनर्गठन का मसला क्या था। राज्यों के आधार पर जो गठन की बात चल रही थी, वो राज्यों की गठन की बात क्या थी? राज्यों के गठन का मसला क्या, क्यों चाह रहे थे कि पुनर्गठन हो, भाषा के आधार पर राज्य बने, ताकि हर भाषा और वहां की बोली, वहां की संस्कृति, वहां की चीजों का संरक्षित हो। इसी प्रयास को लेकर तो बढ़ रहे थे। क्लियर है? ये पहले ही कह दिया गया। बात करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी बात हुई डिसेंट्रलाइजेशन की। हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है। भाई संघ सरकार में क्या है? दो या दो से अधिक, यानी कि केंद्र होगा, राज्य होगा और स्थानीय सरकार होंगी। तो दो या दो से अधिक स्तर पर ही तो हुई। हमने अपने देश में दो स्तर वाली सरकार की चर्चा की है। भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था ही सही बढ़िया शासन नहीं चला जा सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश में भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस का सबसे बड़ा है। अब कह रहे जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो भारत का जो राज्य है, उसकी जनसंख्या अगर आप देखोगे तो रूस से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। जितनी पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है क्षेत्र में, उतनी जर्मनी में है। भारत में अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। कैसा है? हर राज्य में विविधता है। आप देखिए हर जगह अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग कल्चर, अलग रहन सहन, अलग जीवन के तौर तरीके, भाषा, बोली और अलग अलग ज्योग्राफी भी है। इस प्रकार इन भारतीय सत्ता को बंटवारा करने की जरूरत है। भारतीय संघीय सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर करने की जरूरत है। हमने तीसरा स्तर क्या बनाया था? स्थानीय सरकार। जैसे हमारे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये क्या है? ये तीसरा लेवल ही तो है। और स्तर की सरकार को नीचे होगा। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे ये तर्क दिया गया था और कह रहे हैं विकेंद्रीकरण के पीछे भी यही जो तर्क है वो आपका तर्क दिया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके फलस्वरूप तीनों स्तर की सरकार संघीय ढांचे के सामने है, जिस पर तीन स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। क्या है? स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां स्थानीय स्तर पर सरकार को कहती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच है और अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटान स्थानीय स्तर पर ही बढ़ाया जा सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने, लोगों को इस बात की अच्छी जानकारी है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिकतर कुशलतापूर्वक उपयोग किस तरह किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोग का फैसला सीधे भागीदार बनाने में आपका संभव हो जाता है। इसे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकार की स्थापना का स्वय शासन के रूप में लोकतांत्रिक सिद्धांत वास्तविक बन जाते हैं और जो उनका तरीका है वो भी हमको दिखाई देता है। ठीक, विकेंद्रीकरण की जरूरतें हमें संविधान में स्वीकार कर रही हैं। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी के राज्यों में गांव के स्तर पर पंचायत और शहर में नगर पालिका की स्थापना है। कैसा है? इन सब में नगर पालिका की स्थापना। राज्य सरकार सीधे नियंत्रण में रखा गया है। स्थानीय सरकार के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी
नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए। इसके पास ना तो कोई अपना अधिकार था, ना कोई संसाधन। इसके प्रभाव के ढंग से सत्ता विकेंद्रीकरण के नाम पर हुआ है। वास्तव में विकेंद्रीकरण की दिशा का एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और आपका ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास भी किया या बनाया गया। अब स्थानीय शासन निकाय का चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अब क्या करना है कि भैया अब आपको स्थानीय स्वशासन का जो निकाय का चुनाव है वो भी आपको कराना है। कितने? प्रत्येक 5 साल में चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, ये भी चुनाव कराना है। निर्वाचित स्वशासी के सदस्यों को, पदाधिकारियों को पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करनी है, यानी कि SC, ST और OBC के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई है। कम से कम 1/3 1/3 महिला के लिए आरक्षण है। ग्राम पंचायतों में 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 120 सीटें हैं, 120 में से अगर आप देखोगे तो 40 सीटों को उनको क्या करना पड़ेगा, आपको आरक्षित करना पड़ेगा महिलाओं के लिए, यानी कि महिला ग्राम प्रधान बनेगी। हर 5 साल में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का स्वतंत्र संगठन किया जाएगा। ठीक, राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ हिसाब और स्थानीय स्वशासन देने पड़ेंगे। सत्ता की भागीदारी के प्राकृतिक राज्यों का अलग है। गांव के स्तर में मौजूदा स्थानीय शासन की व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ठीक, और प्रत्येक गांव में कुछ और ग्रामीण समूह और ग्रामीण पंचायत हैं जो एक तरफ परिषद हैं और जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्यता को वार्ड में चुना जाता है और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। ठीक, और अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले वयस्क लोग के मतदान के होते हैं। कहते हैं जो लोग रहते हैं उनमें वयस्क मतदान के आधार पर किया जाता है। क्लियर है? ये आपको देखना है, इसी आधार पर करना है। आगे बढ़े भाई, देखिए यहां तक। यह पंचायत पूरे फैसले के लेने वाली संस्था है। पंचायत का काम ग्राम सभा की देखरेख पर चलता है। जो पंचायतें हैं उनका क्या है, गांव की सभा की देखरेख पर चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो गांव की पंचायत है, सभी जो लोग हैं उसके मतदाता सदस्य होते हैं, यानी कि ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा किससे मिलकर बनी होती है? निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों सदस्यों से मिलकर बनी होती है ग्राम सभा। जिस तरह से असेंबली होती है वैसी बनी। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए और उसके काम काज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बैठकें करनी चाहिए। कितनी हो? कम से कम 2 या 3। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायत को मिलकर पंचायत समिति का गठन करते हैं। कई ग्राम पंचायत मिल जाएंगी, उसमें बनाएंगे ग्राम पंचायत समिति। इसे मंडल या प्रखंड स्तर का पंचायत कह सकते हैं। इसका चुनाव सदस्यों का उस इलाके के लिए सभी पंचायत सदस्यों का कार्य करते हैं जो किसी जिले की या समिति के परिषद को मिलाकर बना। तो बहुत बार किसी का गठबंधन मिला जुला कर भी होता है, आपका मिला जुला कर भी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि मिलजुल कर नहीं बनते। तो बहुत बार आपका ये जिला परिषद जो है मिलजुल कर भी बनते हैं और देखे जाते हैं। जिला परिषद का अधिकांश सदस्यों का चुनाव है। जिला परिषद उस जिले में लोकसभा और विधानसभा के लिए सांसद और विधायकों के और जिलों के संस्थान में कुछ अधिकारी भी के रूप में भी जिला परिषद और इसके प्रमुख परिषद का प्रधान है। अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकार में, अलग अलग स्थानीय स्तर में हमको ये सारी चीजें क्या है आपका देखने के लिए मिल जाती। क्लियर है? इस प्रकार से चुनाव। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं।
इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती हैं, बड़े बड़े नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पालिका, नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधियों करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिकाओं के राजनीतिक प्रधान हैं। नगर निगम में ऐसे पदाधिकारी को आपका मेयर कहा जाता है। क्या बोलते हैं आपका? मेयर कहा जाता है। ठीक। स्थानीय सरकार की ये नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतें के लिए काफी करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों में कुल आबादी से ज्यादा है। स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। इन महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को ज्यादा मजबूत किया गया है। बहरहाल इन सबके बावजूद अपने आप में परेशानी कायम है। पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से होते हैं। लोग बड़े उत्साह से हिस्से लेते हैं। इन्हें ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर को पर्याप्त अधिकार प्रकार से इन सारी चीजों को देखा गया। ठीक, देख लिया आपने? चलिए देख लिए, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा आपका चैप्टर जो है समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।